मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करना है आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस की उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के महत्वपूर्ण टॉपिक मूल विधि पर। मूल विधि के अंतर्गत विविध अधिनियम मैं आपको पढ़ा रहा था और अभी तक मैंने 4-5 अधिनियम लोड कर दिए हैं, अपलोड हो गया है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। पहला उसमें अधिनियम था डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, दूसरा था आपका महत्वपूर्ण अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम, तीसरा था अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम और चौथा इसमें अधिनियम मैंने रासुका नोट किया था और पांचवा एक आईटी एक्ट नोट किया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। तो ये 5 अधिनियम नोट करा दिए हैं आपको, आप उसको पढ़िए। आज हम बात करेंगे आपसे छठे अधिनियम पे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है। यहाँ से आपका विधि के अंतर्गत तो क्वेश्चन आता है, इसके साथ जीएस में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो आज बात करने वाले हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित 2006 एवं 2019 से, यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अधिनियम है और इसके बारे में मैं बहुत ही विस्तार से और बहुत ही डीपली आपसे चर्चा करूंगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि अधिकतम पॉइंट को कवर करें अपनी परीक्षा के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर परीक्षाओं की स्थिति को देखते हुए अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन हम अपनी परीक्षा जो है जहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है यानी विधि स्नातक नहीं मांगा गया है, तो उस चीज़ को रेफरेंस में रखते हुए हम ह्यूमन राइट्स पे बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 पे। तो आप एक एक चीज़ों को बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, नोट्स बनाइएगा और अगर कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमें स्पष्ट शब्दों में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपकी हर क्वेरी का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि मानवाधिकार क्या है, क्योंकि मानवाधिकार अधिनियम पढ़ने से पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि मानवाधिकार क्या है। तो 4-5 छोटे छोटे पॉइंटों में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि मानवाधिकार क्या है और फिर बात करेंगे कि मानवाधिकार अधिनियम क्या है और फिर बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो आइए पहले पॉइंट पर बात करते हैं। आइए मानवाधिकार की डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने नोट किया है प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ, कई परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया कि व्यक्ति को मानवाधिकार कब से प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जब वो माँ के गर्भ से बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, मानव शिशु के रूप में जन्म ले लेता है, उसी समय से उसे ह्यूमन राइट्स प्राप्त हो जाता है। यानी किसी व्यक्ति को मानवाधिकार कब से प्राप्त होता है, तो जन्म से प्राप्त हो जाता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और मैं चूँकि थोड़ा सा सीमित संसाधनों में आपको ये करा रहा हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सा क्वालिटी में बताने में कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा अच्छा ना लगे आपको, लेकिन मैटर आपको टॉप क्लास का मिलेगा। मैटर पे आप ध्यान दीजिएगा, बाकी चीज़ों को आप थोड़ा सा समझौता करते हुए पढ़िएगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए मानवाधिकार की परिभाषा। प्रत्येक मनुष्य को जन्म के साथ कुछ नैसर्गिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिनसे किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। मानवीय गरिमा के साथ जीने एवं अपना विकास करने के लिए आवश्यक इन अधिकारों को मानवाधिकार की संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है मानवाधिकार की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती है। मानवाधिकार की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी जा सकती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत संकल्पना है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत संकल्पना है। मानवाधिकार को नैतिक एवं कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानवाधिकार को यानी ह्यूमन राइट्स को नैतिक एवं कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता है, जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करता है। इसके अंतर्गत नागरिक, राजनीतिक,
आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक स्पष्ट परिभाषा आपके सामने है। मानवाधिकार को नैतिक एवं कानूनी अधिकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करते हैं और इसके अंतर्गत नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी आ जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। डेफिनेशन में अगला पॉइंट आप देखिए, मानवाधिकार राज्य से विधि मान्य अपेक्षाएं हैं। मानवाधिकार राज्य से तात्पर्य यहाँ पे स्टेट से नहीं है, राज्य से तात्पर्य हमारा नेशंस से है, राष्ट्र से। तो मानवाधिकार राज्य से विधि मान्य अपेक्षाएं हैं। ऐसा माना जाता है राज्य मानवाधिकार का संरक्षक है। ऐसा माना जाता है राज्य मानवाधिकार का संरक्षक है। मानवाधिकार को संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, मानवाधिकार को संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की विश्वव्यापी यानी सार्वभौम घोषणा की, जिसमें मानव के कुछ मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। मानवाधिकार को संपूर्ण विश्व में मान्यता प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यानी यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को विश्वव्यापी मानवाधिकारों की घोषणा की, जिसमें मानव के कुछ मौलिक अधिकारों को समाहित किया गया। और आपको बताते चले, इसी कारण 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अभी मैं ये पॉइंट नोट कर देता हूँ कि 10 दिसंबर को यूएनओ द्वारा विश्वव्यापी मानवाधिकारों की घोषणा के कारण ही 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। आइए देखिए अगला पॉइंट। मैंने ये आपका नोट कर दिया है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो आप इसको ध्यान रखिएगा और इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्वव्यापी मानवाधिकारों की घोषणा की थी। ये इसका एग्जैक्ट कारण है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के अनुसार प्रकृति प्रदत्त यानी जो नेचर द्वारा मिले हैं, नेचुरली व्यक्ति को मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के अनुसार प्रकृति प्रदत्त उन सभी अधिकारों को मानवाधिकार कहा गया है जो मूलभूत स्वतंत्रताओं से संबंधित हैं तथा स्वाभाविक रूप से मानव जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। तो ये मैंने सामान्य सी आपको 3-4 पॉइंटों में डेफिनेशन बता दी है। इससे हमारी एक विजिबिलिटी क्लियर हो जाती है कि साहब मानवाधिकार है क्या, हम किस तरह से मानवाधिकार को समझेंगे। चूंकि मेन मुद्दा था हमारा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो अब मैं उस पर बात करता हूं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है क्या। इस अधिनियम की एक एक धाराओं पे मैं स्पष्ट रूप से बात करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। आइए पहले पॉइंट पर। अब मैं मेन पॉइंट पर आपसे बात करूंगा, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पे बात करूंगा। मानवाधिकार क्या है ये मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इस अधिनियम में है क्या। तो इस अधिनियम में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग तथा मानव के कर्तव्यों के संरक्षण हेतु मानवाधिकार न्यायालय एवं इस प्रकार के अन्य मामलों के लिए जो प्रासंगिक रूप से उत्पन्न होते हैं, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत 3 बड़े पॉइंट हैं। पहला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दूसरा राज्य मानवाधिकार आयोग और तीसरा मानवाधिकार न्यायालय, इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधिनियम लागू कब हुआ। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अधिनियम लागू हुआ है 28 सितंबर 1993 को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये डेट आप याद रखेंगे कि ये है
ये अधिनियम कब लागू हुआ, तो आपका जवाब होगा 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। लेकिन ये राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित कब हुआ, यानी अधिनियमित कब हुआ, तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा और ये होगा 8 जनवरी 1994। अमूमन प्रत्येक अधिनियम के साथ होता क्या है, जनरली होता क्या है कि पहले वह अधिनियम जो है पारित होता है और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तत्पश्चात लागू होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये एक अधिसूचना द्वारा 28 सितंबर 1993 को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू कर दिया गया था और 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर हुआ। उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमूमन हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस राष्ट्रपति के शासनकाल में पारित हुआ। तो उस समय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे और प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है अधिनियम में कुल 8 अध्याय तथा 43 धाराएं हैं, यानी 8 चैप्टर और 43 इसमें सेक्शन है, धाराएं हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी कई बार पूछा गया कि मानवाधिकार अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो आपका आंसर होगा 43 धाराएं हैं एवं 8 अध्याय हैं। तो अब इन पे मैं एक एक पॉइंट पे आपसे बात करूंगा और उन धाराओं पे बात करूंगा जो अमूमन आपसे पूछी जाती हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अध्याय 1 पे आ जाइए। अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू होना बताया गया है, यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 1 में अधिनियम का संक्षिप्त नाम, इसका अधिकारिता क्षेत्र एवं ये लागू कब हुआ इसके बारे में प्रावधान किया गया है धारा 1 में। तो आप देखिए, नाम इसका संक्षिप्त है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। संपूर्ण भारत में लागू है, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य पर आंशिक रूप से लागू है, पूरी तरह से नहीं। किंतु अब आर्टिकल 370 को समाप्त कर देने के बाद ये जम्मू कश्मीर राज्य पर भी पूरी तरह से लागू हो गया। दैट टाइम क्या था, जब ये अधिनियम आया तो जम्मू कश्मीर राज्य में आपको मालूम होगा कि जो संविधान की 7वीं अनुसूची है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, तो इसमें 4 लिस्ट है। मैं आपको बता दूं कि जो 7th शेड्यूल्स है, 7वीं अनुसूची है, इसमें 4 लिस्टें हैं। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची और चौथी है अवशिष्ट सूची। तो ये भी आपको पता होगा कि संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। किंतु यदि राज्य सरकार का बनाया गया कानून केंद्र सरकार के बनाए गए कानून का अतिक्रमण करता है तो राज्य सरकार का कानून निष्प्रभावी हो जाएगा। अच्छा, अवशिष्ट सूची की जो बात हमने की चौथी, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी पार्लियामेंट को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। तो जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में क्या हुआ कि राज्य सूची के मामलों में मानवाधिकार अधिनियम नहीं लागू था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है, किंतु जम्मू कश्मीर राज्य में आंशिक रूप से लागू था जब ये अधिनियम आया। लेकिन अब चूंकि आर्टिकल 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, तो ये अब जम्मू कश्मीर राज्य में पूरी तरह से लागू है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये लागू कब हुआ, तो अभी पीछे भी हमने बताया, फिर से देख लीजिए। 28 सितंबर 1993 को ये अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 1 की धारा 2 यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 1 की धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं, डेफिनेशन दी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा विस्तार से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ये आपसे कोई क्वेरी कर दे कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित परिभाषाएं निम्न में से किस धारा के अंतर्गत दी गई हैं, तो आपका आंसर होगा धारा 2 के अंतर्गत, यानी अध्याय 1 की धारा 2 के अंतर्गत। अब किस तरह की डेफिनेशन है, किस तरह की परिभाषाएं हैं, ये चीज़ मैं
मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले सशस्त्र बल की परिभाषा दी गई है। तो सशस्त्र बल से तात्पर्य है सेना के तीनों अंग, यानी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, और इसके अलावा अर्धसैनिक बल, इसे सशस्त्र बल कहा जाता है। तो सशस्त्र बल से तात्पर्य है पैरामिलिट्री एंड मिलिट्री बोथ आर। दूसरा पॉइंट है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष से यहाँ पे तात्पर्य है कि अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक कल्याण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो अध्यक्ष से तात्पर्य है इन आयोगों के अध्यक्ष। फिर मानव अधिकार, तो जीवन जीने के लिए नैसर्गिक और गरिमा में जो अधिकार हैं जिनसे जीवन का विकास स्वतंत्र रूप से किया जाए, उसे मानव अधिकार कहते हैं। तो मानव अधिकार की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर की गई, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो सेमिनार होते हैं, जो समझौते हैं, उनको संदर्भ मानते हुए, ठीक है। फिर लोक सेवक, तो लोक सेवक की जो परिभाषा दी गई है, पब्लिक सर्वेंट की जो परिभाषा यहाँ पे दी गई है, वो आपको बता दें भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 21 ये 21 में, आईपीसी की धारा 21 में जो लोक सेवक की परिभाषा है, एग्जैक्टली वही परिभाषा यहाँ पे भी लागू की गई है। तो लोक सेवक क्या है, ये आईपीसी की धारा 21 के तहत जो परिभाषा वहाँ है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी है। उसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इनकी डेफिनेशन दी गई। तो इनकी डेफिनेशन भारत के संविधान में इनका उल्लेख किया गया है, ये संवैधानिक संस्था है। अच्छा, अब आपको एक मज़ेदार बात बता दें कि अगर ये पूछ लिया जाए कि वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मेंबर कितने हैं, तो आपको बता दूं कि 12 मेंबर हैं, एक अध्यक्ष और 12 मेंबर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस पे मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा। इसका रीज़न क्या है कि जुलाई 2019 में जब संशोधन हुआ मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में, अमेंडमेंट आया, तो उस समय इसमें 3 पॉइंट और जोड़े गए। यहाँ पे हमने एक पॉइंट अभी नहीं लिखा है पुराने में, राष्ट्रीय महिला आयोग। और जो 3 पॉइंट इसमें जोड़े गए वो बता दें, मज़ेदार 3 पॉइंट कौन है। विकलांग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं बाल कल्याण आयोग। विकलांग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एवं बाल कल्याण आयोग, ये 3 आयोग और जोड़े गए। और अब इन सबसे मिलाकर के जो सदस्यों की संख्या है वो पदेन सदस्य 7 हो गए और नियुक्त सदस्य 5 हो गए, और 7 5 12 सदस्य वर्तमान में हैं। अच्छा, शुरुआती दौर में इसमें सिर्फ 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष एवं 6 सदस्य, बट अभी कितने हो गए, 2019 जुलाई के बाद से जो है टोटल 12 सदस्य हो गए। तो अभी मैं आपको लास्ट में जब वीडियो ख़त्म करने लगूंगा तो लास्ट में नोट करा दूंगा कि सदस्य कैसे कैसे हैं। तो सिंपल सी बात है कि धारा 2 में परिभाषाएं दी हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, अधिनियम की धारा 3 देखिए। अधिनियम की धारा 3 में इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है। तो ये हम लोग देख रहे हैं अध्याय 2, है ना। अध्याय 1 में 2 धाराएं देखा था, ये हम लोग देख रहे हैं अध्याय 2। तो अध्याय 2 में धारा 3, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और इसका गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किया गया है और इस आयोग का गठन केंद्र सरकार यानी भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अधिनियम की धारा 4, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करेगा। यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 3 में है आयोग का गठन और धारा 4 में है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। आइए धारा 5 पर आ जाइए। अधिनियम की धारा 5 पे,
इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकता है, यानी पदच्युत कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है, किंतु हटाने से पूर्व वह उच्चतम न्यायालय से जांच कराएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपका पूरा कंप्लीट रहेगा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को पदच्युत कर सकता है, किंतु इससे पूर्व उच्चतम न्यायालय से इसकी जांच कराएगा। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, अधिनियम की धारा 6 पर। तो आज 6 में बंद कर दिया क्या? अधिनियम की धारा 6 देखिए, अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि का उल्लेख किया गया है। यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा। तो बेसिकली जब ये अधिनियम आया तो अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। यानी जो भी पहले पूरा हो जाएगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। अध्यक्ष व सदस्य सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के या राज्य सरकार के किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको अवगत कराता हूँ और शायद संभावना यही है कि वो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट के तहत या किसी भी स्टेप पे आपसे ये सवाल उठाया जा सकता है। और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो कार्यकाल है ये 2019 में चेंज कर दिया गया है और इसे 5 वर्ष के स्थान पर 3 वर्ष कर दिया गया। तो ये मैं नोट कर देता हूँ, आइए देखिए। ये अध्याय 2 के अंतर्गत मैंने 2 नोट लिखाए हैं, नोट फर्स्ट और नोट सेकंड, और ये दोनों नोट 2019 में जो मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अमेंडमेंट एक्ट आया उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित हैं। वैसे तो बहुत लंबा बहुत विस्तारित है ये संशोधन, लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण है और जो आपके लिए ज़रूरी है वो बता रहा हूँ। तो पहला पॉइंट ये है कि मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग, दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि है इसे 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि पुरानी किताबों में कंफ्यूज होकर के आप 5 वर्ष लगा दें। तो 2019 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसे 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। और दोनों मामलों में यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के कार्यकाल को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, अभी तक क्या था कि उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता था, लेकिन 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य कोई भी न्यायाधीश जो कि उच्चतम न्यायालय में सेवा दे चुका हो वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए पात्र होगा। तो इस तरह से अध्याय 2 में आपने मेन पॉइंट देखा। आ जाइए अध्याय 3 में। अगला पॉइंट है अधिनियम का अध्याय 3 यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 12। तो अध्याय 3 में कहा गया है आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ। किस आयोग की बात की जा रही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं? धारा 12 में देखिए, यह आयोग के कार्यों से संबंधित है। आयोग स्वप्रेरण से यानी स्वयं संज्ञान में ले किसी भी मामले को, जेल में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है या किसी विशेष वर्ग, समुदाय या किसी क्षेत्र
क्षेत्र में, किसी कल कारखाने में, कहीं पे XYZ मानवाधिकार का हनन हो रहा है और ऐसा मानवाधिकार आयोग संज्ञान में लेता है या इसकी शिकायत की जाती है, दोनों मामलों में वो जांच करेगा और कार्य करेगा। तो आप देखिए अधिनियम की धारा 12 में यह आयोग के कार्यों से संबंधित है। आयोग स्वप्रेरण से, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्वयं संज्ञान में लेना, स्वप्रेरण से या शिकायत के बाद जहां कहीं भी मानवाधिकारों का हनन हो रहा है उसके लिए कार्य करेगा। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अधिनियम की धारा 13, तो ये अधिनियम की धारा 13 लिखी हुई है, आप इस पे देखिए, अध्याय 3 की धारा 13, इसके अंतर्गत आयोग को जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अधिनियम की धारा 13 में आयोग को यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं और इस संदर्भ में आयोग को दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त हैं तथा प्रत्येक कार्यवाही न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपसे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है, व्याख्यात्मक प्रश्न पूछा जा सकता है। धारा 13 इसके अंतर्गत आयोग को जांच संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं और इस संदर्भ में आयोग को दीवानी न्यायालय यानी सिविल कोर्ट के समान शक्तियां प्राप्त है तथा प्रत्येक कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई मानी जाएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है अध्याय 4 की धारा 16, अध्याय 3 की धारा 16। अध्याय 3 में आयोग के कार्य एवं शक्तियां दी हैं। कौन सा आयोग? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां दी हैं। तो इसकी धारा 16 इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसके अंतर्गत पक्षपातपूर्ण तथा गलत तरीके से, इसके अंतर्गत पक्षपातपूर्ण तथा गलत तरीके से की गई कार्यवाही के विरुद्ध किसी पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है तथा ऐसी कार्रवाई को रद्द करा सकता है। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को ये अधिकार है कि अगर कोई पक्षपातपूर्ण और मानवाधिकारों का हनन करते हुए कोई भी कार्रवाई की गई है तो ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध किसी पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई कर सकता है और ऐसी कार्रवाई को रद्द करा सकता है। अब आइए अध्याय 4 पे, जिसके अंतर्गत इस आयोग की प्रक्रिया बताई गई है। अधिनियम के अध्याय 4 में प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट धारा है, वो है धारा 18। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमने लिख भी दिया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ध्यान से देखिए, जांच के दौरान तथा जांच के पश्चात आयोग के कार्यवाही के संबंध में प्रावधान, यानी अध्याय 4 में प्रक्रिया के अंतर्गत जो धारा 18 में दिया गया है वो जांच के दौरान तथा जांच के पश्चात आयोग के कार्रवाई के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब इसमें क्या है ये देखिए, आयोग मानवाधिकार के अतिक्रमण, आयोग मानवाधिकार, कौन से आयोग की बात की जा रही? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आयोग मानवाधिकार के अतिक्रमण या किसी लोक सेवक द्वारा संरक्षण की उपेक्षा करने पर, किसी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट द्वारा संरक्षण की उपेक्षा करने पर संबंधित सरकार को पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार देने, मुआवजा, पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकार देने तथा अन्य कार्यवाही करने के लिए कह सकता है। आयोग की सिफारिश पर सरकार जवाब देगी। आयोग न्यायालय से भी कार्यवाही के लिए अनुरोध कर सकता है। आयोग की सिफारिश पर सरकार जवाब देगी, आयोग न्यायालय से भी कार्यवाही के लिए अनुरोध कर सकता है। यह है अधिनियम की धारा 18। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। अध्याय 4 की एक और इम्पॉर्टेंट धारा है 19, इसको भी आप देख लें। सशस्त्र बलों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया दी है। तो आप पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि सशस्त्र बल से तात्पर्य हमारा क्या है। ये डेफिनेशन अध्याय 1 की धारा 2 में दी गई है, जिसमें परिभाषाएं दी हैं। तो सशस्त्र बल से मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री बोथ आर, यानी अर्धसैनिक बल और सैन्य बल। तो सैन्य बल में आपका जल सेना, थल सेना, वायु सेना और टोटल आपका अर्धसैनिक बल, ये सशस्त्र बल में आएगा।
आपका यूपीएसआई में मुझे याद नहीं किस पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सेना द्वारा या सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अतिक्रमण की मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। ये क्वेश्चन था, क्या सशस्त्र बल या सेना द्वारा, आप लिख करके कि किए गए अतिक्रमण की मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर सकता है। तो उसमें था हाँ, नहीं और इसी तरह से करके ऑप्शन थे। तो हाँ, जांच कर सकता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सेना द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच कर सकता है। तो धारा 19 में, अध्याय 4 की धारा 19 में सशस्त्र बलों के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया दी है। तो ध्यान रखिएगा। आइए अध्याय 5 पर। अधिनियम का अध्याय 5। अधिनियम के अध्याय 5 में राज्य मानवाधिकार आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इसकी धारा 21 देखिए, इसके अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 5 का संबंध है राज्य मानवाधिकार आयोग से। तो इसकी धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन था वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार द्वारा किया जाएगा, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होता था वह सर्वोच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता था, जबकि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो उच्च न्यायालय यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। तो ये धारा 21 हो गई। और धारा 22 में कहा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा और जो सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट दोनों है, ध्यान रखिएगा। अध्याय 5 राज्य मानवाधिकार आयोग। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अध्याय 5 की धारा 23 है, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की धारा 23 है। इसके अंतर्गत राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार पर जिसकी जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है या पद से हटा सकता है। यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और जो सदस्य होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और पदच्युत भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसे पदच्युत करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। साबित कदाचार जिसकी जांच सर्वोच्च न्यायालय करेगा और तत्पश्चात राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को साबित कदाचार और इस कदाचार की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाएगी, तत्पश्चात राष्ट्रपति इन्हें पदच्युत कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, धारा 23। और धारा 24 में राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसमें अधिनियम के शुरुआती दौर में 5 वर्ष कार्यकाल था या 70 वर्ष की आयु तक था। हमने आपको बताया है कि 2019 में एक संशोधन हुआ और इस अमेंडमेंट में अध्यक्ष और सदस्य, चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो या राज्य मानवाधिकार आयोग हो, इनके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया है। तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होती है। लेकिन बेसिकली जब 1993 में अधिनियम आया था और अभी तक 2019 जुलाई के पहले तक ये कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होगा वो माना जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, अधिनियम के अध्याय 6 पर। तो राज्य अधिनियम के अध्याय 6 में मानवाधिकार न्यायालय का प्रावधान किया गया है और इसकी धारा 30 आप देखिए, मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों के त्वरित निस्तारण हेतु राज्य सरकार संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य के प्रत्येक जिले में स्थापित जिला एवं सत्र न्यायालय
को ऐसे मामलों को निर्दिष्ट करने हेतु प्राधिकृत कर सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानवाधिकार न्यायालय अध्याय 6 अधिनियम की धारा 30, तो इसमें कहा गया है कि मानवाधिकार के उल्लंघन संबंधी मामलों में स्टेट गवर्नमेंट जो है, राज्य सरकार जो है, उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से जो जिले में सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट स्थापित हैं, उन्हें इन मामलों को जांच करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, निर्दिष्ट कर सकता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले पॉइंट पर। अधिनियम की धारा 31 देखिए, अध्याय 6 में अधिनियम की धारा 31 इसके अंतर्गत राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप देख रहे हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और इसकी धारा 31 में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। तो सबसे पहली चीज़, लोक अभियोजक क्या है? लोक अभियोजक का मतलब होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है इसे स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। ये प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाएगी, और ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे 7 वर्ष का विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। अच्छा, अब ये लोक अभियोजक का कार्य क्या होगा? तो मानवाधिकार संबंधी जितने भी मामले हैं इनके संचालन में विशेष रूप से लोक अभियोजक भाग लेगा। तो आप केवल इतना ध्यान रखेंगे कि अधिनियम की धारा 31 में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। आप आ गए हैं अध्याय 7 पर, और आपको ये बता दूं कि मैं पिछला जब से स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ 10, 12, 15 साल से पेपर, तो अध्याय 7 जो इसका है वित्त लेखा एवं संपरीक्षा, इससे कभी क्वेश्चन नहीं आया। हो सकता है कि कोई न्यायिक परीक्षा में भले डीपली पूछा जाता हो, लेकिन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो फिर भी आप देख लीजिए अधिनियम की धारा 32 और 33 में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनुदान देगी, और 33 में कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान देगी। तो ये 2 पॉइंट आप फिर भी ध्यान रखिएगा कि अध्याय 7 में वित्त लेखा और संपरीक्षा से संबंधित है, जिसमें धारा 32 में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अनुदान दिया जाएगा, और धारा 33 में ठीक बाद में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग को अनुदान दिया जाएगा। आ जाइए अध्याय 8 पर, और ये इस अधिनियम का अंतिम अध्याय है, अध्याय 8, जिसमें प्रकीर्ण का मतलब होता है मिसलिनियस यानी विविध। तो इसमें कहा गया है धारा 36, आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी पे मैं फोकस करूँगा। यही पूछा जाता है अधिनियम की अध्याय 8 की धारा 36, आयोग किसी ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा तात्पर्य है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग दोनों से। आयोग किसी ऐसे मामले की जांच नहीं करेगा जिसकी जांच कोई अन्य आयोग कर रहा हो या उसमें लंबित हो, यानी जांच पेंडिंग हो। यानी अगर किसी मामले की जांच के लिए कोई कमीशन गठित कर दिया गया है तो उस मामले की जांच मानवाधिकार आयोग, चाहे वो राज्य मानवाधिकार आयोग हो या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, ऐसे मामलों की जांच नहीं करेगा। इसी के साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामलों इत्यादि की जांच नहीं करेगा जिसका परिवाद अपराध होने की तिथि से 1 वर्ष बाद किया गया हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग किसी ऐसे मामले इत्यादि की जांच नहीं करेगा जिसका परिवाद अपराध होने की तिथि से 1 वर्ष बाद किया गया हो। यानी इसकी दायर जो याचिका है वो अपराध के 1 साल बाद की जाती है, तो ऐसे मामलों की राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कतई जांच नहीं करेगा।
अध्याय 8 की 2 छोटी छोटी धाराएं हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। 40 और 41 हल्का सा आप देख लीजिए और फिर मैं बात करता हूं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। अध्याय 8 के अंतर्गत 2 धाराएं और देख लीजिए, 40 एंड 41। तो अध्याय 8 जो मिसलेनियस कहा गया है प्रकीर्ण, इसकी धारा 40 है, केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बनाएगी। और 41 में कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए नियम बनाएगी। तो ये छोटे छोटे 2 पॉइंट हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। आइए देखिए, बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि क्वेरी यहाँ से भी हो सकती है। तो आप देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। स्वायत्त का मतलब होता है ऑटोनॉमी बॉडी, यानी किसी से गवर्न नहीं हो रही है, ऑटोनॉमी बॉडी है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह मानवाधिकारों का प्रहरी माना जाता है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब बात करेंगे कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्योंकि ये क्वेरी अक्सर कर ली जाती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप केवल 2 पॉइंट ध्यान रखिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। और प्रेजेंट में है वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो न्यायमूर्ति HL दत्तू हैं, पूर्व चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। HL दत्तू इस समय जो है आपके मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष हैं। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब थोड़ी सी बात हम सदस्यों के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि सदस्यों के बारे में काफ़ी डिस्प्यूट है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ तो इसमें 7 सदस्य आपको दिखाएगा। तो कुछ जगह आपको मिल जाएगा कि अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। 2006 में जब अमेंडमेंट हुआ तो इसमें 8 सदस्य हो गए, और 2019 में जब ये अमेंडमेंट हुआ तो इसमें टोटल अध्यक्ष और 12 सदस्य यानी 13 मेंबर हो गए। तो हम आपको टोटल बताते हैं लिख करके, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए, आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आपसे डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में। तो जुलाई 2019 के पहले 8 सदस्य होते थे, एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्य। तो आपका अध्यक्ष ये हो गया एक, और 8 सदस्य कौन होते थे? तो इसमें 4 नियुक्त सदस्य होते थे और 4 पदेन सदस्य होते थे। तो 4 नियुक्त सदस्य में कौन कौन होते थे आप ये देखिए। पहले जुलाई 2019 के पहले तो नियुक्त सदस्य में 4 दैट टाइम होते थे। पहला होता था सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा होता था उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा और चौथा होता था ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हों, यानी 2 मानवाधिकार संबंधी मामलों के विशेषज्ञ और एक सुप्रीम कोर्ट का जज और एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। ये 4 होते थे नियुक्त सदस्य, और 4 होते थे पदेन सदस्य। तो पदेन सदस्य में होता था राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। तो 4 पदेन और 4 नियुक्त, ये 8 मेंबर होते थे और एक अध्यक्ष होता था। बात यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें 1 सदस्य इधर बढ़ाया गया और 3 सदस्य इधर बढ़ाए गए। तो जो नियुक्त में बढ़ाया गया वो ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधी मामलों के विशेषज्ञ हों, जिनमें एक महिला सदस्य अनिवार्य है।
तो ये 5वां सदस्य हम कह सकते हैं कि ये विशेषज्ञ मानवाधिकार संबंधी मामलों का है और ये महिला होगी। तो इसमें अब 5 सदस्य हो गए, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे व्यक्ति जो मानवाधिकार संबंधी मामलों के विशेषज्ञ या एक्सपर्ट हों। ठीक है, तो ये 5 सदस्य आपके हो गए नियुक्त। अब 5 के बाद 7 पदेन सदस्य कौन है? तो 4 तो आपके वही रहे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। ये 4 मेंबर तो वही रहे पदेन। 3 बढ़े कौन से? बाल कल्याण आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग कल्याण आयोग का अध्यक्ष। ये 3 बढ़ गए और इन तीनों की डेफिनेशन जो है अध्याय 1 की धारा 2 में दे दी गई है, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें इनकी परिभाषाएं भी दे दी गई हैं, बाल कल्याण आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और दिव्यांग कल्याण आयोग। तो ये 3 आपके हो गए। इस तरह से टोटल आपके कितने हो गए? एक अध्यक्ष हो गया, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा, एक अध्यक्ष हो गया और इसके अलावा आपके 5 + 7 बराबर 12 सदस्य हो गए। तो अब जैसा ऑप्शन रहे उसके अकॉर्डिंग आंसर करिएगा। मैं आपको पूरा विश्लेषण करके एक एक पॉइंट बता दिया हूँ। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष इस समय कौन है। हो सकता है कि आपसे, चूंकि आपकी दरोगा परीक्षा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा है, राज्य सरकार की परीक्षा है, तो ये सब ना पूछ करके आपसे सामान्य से ये पूछ ली जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, मैं लिखे दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष रफ़त आलम है। रफ़त आलम है, पूरा नाम सैयद रफ़त आलम है, मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, रफ़त आलम है। और आपको ये बता दें कि ये मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इन्हें जो है उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है, सैयद रफ़त आलम जी को। ठीक है, तो इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है आपका मानवाधिकार अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यानी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। आप पूरा ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैंने कम्प्लीटली परफेक्ट बता दिया है, इसमें कोई कमी नहीं है। हो सकता है कहीं पे कोई कमी हो या कुछ एक्स्ट्रा आ गया हो या कुछ रह गया हो, तो आप कमेंट में लिखिएगा और हम लोग उसको सुधार करके फिर से देखेंगे और सही डायरेक्शन में काम करेंगे। आशा ये करता हूँ कि आपकी यूपीएससी परीक्षा में यहाँ से निश्चित रूप से आपको सवाल मिलेगा और एक सवाल नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। हो सकता है कि जीएस सेक्शन और मूल विधि के सेक्शन में मिला करके 2 क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम है, आप पूरा देखिए, नोट्स बनाइए और मिलते हैं नेक्स्ट अधिनियम में। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।